हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। हमने चैप्टर 9 बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का कंप्लीट कर लिया है। अभी वापस से आ जाओ पुराने चैप्टर्स में, जैसे कि हमने चैप्टर 3 किया था। चैप्टर 3 के हमने पार्ट 1, 2, 3 किए थे। पार्ट 4 में कुछ चीज़ें रह गई थी, जो कि कुछ चीज़ें जो रह गई थी वो पार्ट 4 में होनी थी। शायद वो यार मैं भूल गया या पता नहीं क्या हुआ, मुझे लगा कि मैंने वो चीज़ करवा दी है पार्ट 3 में ही। पर मेरे पे काफ़ी लोगों की कमेंट्स आई है कि मतलब कि नहीं हुआ है, पार्ट 4 आएगा है क्या इसका। तो फिर मैंने देखा कि यार पार्ट 4 आएगा, मतलब मैंने करवाई नहीं क्या ये चीज़। तो मैंने देखा कि ये कुछ टॉपिक रह गए हैं, कुछ क्या एक ही टॉपिक है, उसकी सब टॉपिक हैं, तो हम पार्ट 4 में कंप्लीट कर लेते हैं, कोई बात नहीं। अब देख लेना इसको, इस पार्ट को। तो ये चैप्टर 3 जो था बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड इंट्रोडक्शन, इसका चैप्टर का नाम है, इसका पार्ट 4, जिसमें हमारे टॉपिक आते हैं फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, उसके फीचर्स, उसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस। ठीक है, तो ये पार्ट 4 के टॉपिक्स हैं जो हमें करने हैं, और इसको शुरू करते हैं। तो सबसे पहला टॉपिक हमारा आता है फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर होता क्या है। देखो, फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में क्या होता है, जो एक्टिविटीज होती हैं, ठीक है, उनको ग्रुप कर दिया जाता है उन एक्टिविटीज को, और डिपार्टमेंट्स बन जाते हैं हर एक फंक्शन के। हर जैसा भी उसमें फंक्शन परफॉर्म होंगे उस हिसाब से उन एक्टिविटीज के डिपार्टमेंट बन जाते हैं। और हम ऐसा कह सकते हैं कि जो भी एंटरप्राइज का वर्क होता है, उस फर्म का जो भी वर्क होता है, वो डिवाइड हो जाता है बहुत सारे फंक्शंस में, और एक स्पेशलिस्ट हर एक फंक्शन का इंचार्ज बन जाता है। मतलब हर एक फंक्शन में एक स्पेशलिस्ट इंचार्ज होता है। ठीक है, वही फर्स्ट पॉइंट में ये सब चीजें लिखी हुई हैं। इन अ फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन एक्टिविटीज आर ग्रुप्ड एंड डिपार्टमेंट्स आर क्रिएटेड ऑन द बेसिस ऑफ स्पेसिफाइड फंक्शंस टू बी परफॉर्म्ड. That is to say, the total work of the enterprise is divided into certain specific functions and a specialist is made in charge of each function. ठीक है, तो ये सब है फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन में ये चीज होती है। और इसके सेकंड पॉइंट पे आओ, द मेजर फंक्शन में फर्दर भी डिवाइडेड इनटू सब फंक्शंस। और जो बहुत बड़ा एक फंक्शन होता है, जो मेजर फंक्शन होता है, उसको डिवाइड कर देते हैं ये सब फंक्शंस में, मतलब उसके भी पार्ट बना देते हैं, मतलब उसको डिवाइड कर देते हैं और ज्यादा। फॉर इंस्टेंस, द मार्केटिंग डिपार्टमेंट में फर्दर भी डिवाइडेड इनटू 4 सेक्शंस। अब एक एग्जांपल दिया है इन्होंने, एक मार्केटिंग डिपार्टमेंट है, उसको भी 4 सेक्शंस में इन्होंने डिवाइड करा, सब फंक्शन जिसको कह सकते हैं, एडवर्टाइजिंग में, सेल्स में, कस्टमर सर्विस में और मार्केटिंग रिसर्च में। तो फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन में बेसिकली एक्टिविटीज ग्रुप हो जाती हैं और उनके डिपार्टमेंट्स बन जाते हैं, जो भी फंक्शन परफॉर्म होने हैं, ठीक है, उनको डिवाइड कर दिया जाता है उसके काम को। ठीक, इसको एक चित्र देख के समझते हैं। ठीक है, जैसे ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर सबसे टॉप पर है, ठीक, उससे नीचे हमारे आते हैं सीईओ, ठीक है। फिर है जैसे सेल्स एंड मार्केटिंग, प्रोडक्शन, ह्यूमन रिसोर्स, फाइनेंस, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, परचेसिंग। ये सब फंक्शंस हैं जो इस फॉर्म में होते हैं। अब इनके भी सब फंक्शंस बना दिए गए, जैसे सेल्स एंड मार्केटिंग में फील्ड सेल्स फोर्स, ई कॉमर्स एंड डायरेक्ट सेल्स, कस्टमर सर्विस। तो देखा, जैसे सेल्स मार्केटिंग में इन्होंने ये सब फंक्शंस कर दिए हैं, उसी तरह से प्रोडक्शन में इन्होंने कर दिया है कंपोनेंट मैन्युफैक्चर, प्रोडक्ट असेंबली, क्वालिटी कंट्रोल। ऐसे ही फाइनेंस में भी इन्होंने मैनेजमेंट अकाउंटिंग, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, इस तरह से इन्होंने उसके सब फंक्शंस कर दिए हैं। और ये जो डिपार्टमेंट्स इन्होंने बनाए हैं, इसमें भी एक स्पेशलिस्ट जो है इंचार्ज बनाया जाएगा स्पेशलिस्ट को, और वो सारा काम देखेगा। जो स्पेशलिस्ट होगा वो सुपरवाइजर कहलाएगा, और जो वर्कर्स होंगे वो सबऑर्डिनेट्स कहलाएंगे, ये तो बात पता ही होगी। और अगर हम इसको सम टोटल करके कहें तो सिर्फ इतना है कि फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में काम को बांट दिया जाता है, और उसमें एक स्पेशलिस्ट बैठा दिया जाता है, स्पेशलिस्ट को इंचार्ज बना दिया जाता है, जो सुपरवाइज करता है सबऑर्डिनेट्स को अपने। तो ये था फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर के बारे में। आगे देखते हैं, आगे हमारे फीचर्स और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो इसमें पहला पॉइंट हमारा आता है स्पेशलाइजेशन बाय फंक्शंस। इसको रीड करते हैं। स्पेशलाइजेशन एक्सपर्ट्स आर अपॉइंटेड फॉर स्पेशल टाइप ऑफ फंक्शंस। जो स्पेशलाइज्ड एक्सपर्ट्स होते हैं, जो एक्सपर्ट, देखो एक तो नाम एक्सपर्ट आ गया, और स्पेशलाइज्ड मतलब अच्छे काम, उसमें जिस काम के लिए वो बने हैं स्पेशलाइज्ड हैं वो उस काम में। ठीक है, आर अपॉइंटेड फॉर स्पेशल टाइप ऑफ फंक्शन। ठीक है, वो अपॉइंट करे जाते हैं स्पेशल टाइप ऑफ फंक्शंस के लिए। द डिपार्टमेंट्स आर फॉर्म्ड ऑन द बेसिस ऑफ डिवीजन ऑफ वर्क। तो डिवीजन ऑफ वर्क हमने प्रिंसिपल्स पढ़े थे क्लास 12th में शायद। ठीक है, तो डिवीजन ऑफ वर्क मतलब काम उनके
एलिजिबिलिटी जितनी उनकी रहती है उसके हिसाब से उनको वर्क जो है डिवाइड किया जाता है, उनको दिया जाता है वो वर्क, और उसी हिसाब से उनके डिपार्टमेंट्स बनते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट इसमें आता है हमारा एम्फेसिस ऑन सब गोल्स, मतलब जो गोल्स होते हैं उनके, जो मेजर गोल्स होते हैं उनके भी सब गोल्स या सब सेक्शंस बना दिए जाते हैं। द गोल्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन आर डिवाइडेड इनटू डिफरेंट सब गोल्स, द फंक्शनल वर्कर्स आर टू परफॉर्म द वर्क टू फुलफिल द सब गोल्स। जैसे हमने अभी फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन में पढ़ा ही था कि जो कोई मेजर फंक्शन होता है उसको भी और ज्यादा डिवाइड कर देते हैं, एक्टिविटीज को ग्रुप कर देते हैं, डिपार्टमेंट्स बना देते हैं। तो वही चीज है एम्फेसिस ऑन सब गोल्स, मतलब कि जो गोल है उनके उसको भी सब गोल्स में वो डिवाइड कर देते हैं। ठीक, थर्ड पॉइंट इसमें हमारा आता है पिरामिड टाइप ग्रोथ। अब पिरामिड क्या होता है, ये एक ट्राइंगल देख रहे हो, इसी तरह से एक पिरामिड होता है, इसमें पिरामिड टाइप ग्रोथ देखी जाती है। ठीक, इन सच ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर लेस नंबर ऑफ वर्कर्स आर रिक्वायर्ड इन द अपर लेवल देन दैट ऑफ द लोअर लेवल। अभी हमने ऊपर एक चार्ट देखा था, पूरा एक डायग्राम देखा था, उसमें सबसे ऊपर कौन था, सिर्फ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर सीईओ थे, मतलब ऊपर बहुत कम लोग थे, नीचे जो है बहुत ज्यादा लोग थे, जैसे कि डिपार्टमेंट्स बने हुए थे, उनमें स्पेशलिस्ट बैठे थे, उनमें सबऑर्डिनेट्स बैठे थे सारे। तो वही चीज है, लेस नंबर ऑफ वर्कर्स आर रिक्वायर्ड इन द अपर लेवल देन दैट ऑफ द लोअर लेवल, मतलब लोअर लेवल में ज्यादा लोग होते हैं। उसी तरह से जैसे जैसे पिरामिड ये ऊपर जाता जाएगा वैसे वैसे लोग कम होते जाएंगे। ठीक है, तो पिरामिड टाइप ग्रोथ इसमें दिखती है। लाइन एंड स्टाफ, अब और वैसे ऑब्वियस सी बात है, जब नीचे ज्यादा लोग हैं तो नीचे वर्क अच्छा होगा और ज्यादा प्रोडक्टिविटी उनको होगी, प्रॉफिट्स वगैरह काम अच्छे होंगे। तो और इसी तरह से ऊपर मैनेज कौन कर रहा है, सीईओ। तो ये पिरामिड टाइप ग्रोथ इसका पूरा पॉइंट था। ये लाइन एंड स्टाफ डिवीजन, द फंक्शनल डिवीजन इज मेड ऑन द बेसिस ऑफ लाइन ऑर्गेनाइजेशन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन। जो फंक्शनल डिवीजन होता है इस पूरे का, वो होता है किस बेसिस पर, लाइन ऑर्गेनाइजेशन और स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन में। इसका मतलब है कि इस अप्रोच के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो जो मैनेजमेंट होता है, जो मैनेजर्स होते हैं वो एस्टेब्लिश करते हैं गोल्स, ठीक है, और डायरेक्ट करते हैं उनको। मतलब जो मैनेजर्स हैं वो जो है गोल्स को सोचेंगे, प्लान करेंगे, पूरा क्या क्या उनके डायरेक्टिव्स होंगे वो सब लेंगे वो, और उसको फुलफिल कौन करता है, वो पूरा उनका स्टाफ। तो इस बेसिस पर जो फंक्शनल डिवीजन ये होता है इसमें, ठीक है, फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन में। ठीक, फिर इसका लास्ट पॉइंट आता है नैरो स्पैन ऑफ मैनेजमेंट। द स्पैन ऑफ मैनेजमेंट इज वेरी नैरो इन सच ऑर्गेनाइजेशन। जो स्पैन ऑफ मैनेजमेंट होता है इस तरह की ऑर्गेनाइजेशन में वो बहुत नैरो होता है, मतलब बहुत कम होता है। अब स्पैन ऑफ मैनेजमेंट क्या होता है, स्पैन ऑफ मैनेजमेंट मतलब वो नंबर ऑफ सबऑर्डिनेट्स जो एक सुपरवाइजर के अंडर में वर्क करेंगे। ठीक है, अब वापस एक बार उस डायग्राम में चलते हैं। सबऑर्डिनेट्स कम इसलिए होते हैं क्योंकि कहाँ गया, क्योंकि जो डिपार्टमेंट्स बनते हैं उसमें एक स्पेशलिस्ट बैठाया जाता है, इंचार्ज बैठाया जाता है, और वो कुछ उसके सबऑर्डिनेट्स होते हैं। अगर मान लो सेल्स एंड मार्केटिंग एक फंक्शन है इसका, ठीक है, अगर इसके अंदर ये सारे फंक्शंस करने के लिए सबऑर्डिनेट्स बैठाए जाते हैं और कोई इंचार्ज ना दिया जाता तो बहुत सारे सबऑर्डिनेट इसमें होते हैं, इसमें होते हैं, इसमें होते हैं, मतलब कुल मिला के बहुत सारे होते। लेकिन जब इनके डिपार्टमेंट्स बन गए, हर एक डिपार्टमेंट में इंचार्ज बैठा दिया गया, इसमें एक इंचार्ज, इसमें एक इंचार्ज, इसमें एक इंचार्ज, उन इंचार्ज के अंडर में भी 3-4 सबऑर्डिनेट इसमें होंगे, 3-4 इसमें होंगे, 3-4 इसमें होंगे। तो उस तरह से वो सबऑर्डिनेट्स बहुत ज्यादा बंट गए, तो स्पैन ऑफ मैनेजमेंट जो है बहुत ज्यादा नैरो हो जाता है इस वजह से। ठीक है, क्योंकि डिपार्टमेंट्स बन जाते हैं। तो ये था उसका लास्ट पॉइंट, नैरो स्पैन ऑफ मैनेजमेंट। आगे बढ़ते हैं। आगे इसमें हमारे आते हैं मेरिट्स या फिर एडवांटेजेस ऑफ फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें पॉइंट हमारा आता है हाई डिग्री ऑफ स्पेशलाइजेशन। ठीक, तो इसको रीड करते हैं। It provides high degree of specialization as each department and each employee perform a particular part of the job, so the advantages of specialization is achieved to its full extent. तो क्या होता है इसमें स्पेशलाइजेशन जो है हाई डिग्री पर होता है, क्योंकि जो डिपार्टमेंट है उसमें एम्प्लॉयज जो वर्क कर रहे हैं वो एक पर्टिकुलर पार्ट कर रहे हैं उस जॉब का। ठीक है, जिस चीज में वो स्पेशलाइज है, जिस चीज में वो एक्सपर्ट है, वही काम वो कर रहे हैं, और किसके अंडर में है, वो एक स्पेशलिस्ट वहाँ इंचार्ज बैठाया हुआ है, उसके अंडर में वो काम कर रहे हैं, इसलिए वहां पे स्पेशलाइजेशन ज्यादा हो रहा है। ठीक है, तो ये एडवांटेज वहां बन जाती है जो हाई डिग्री ऑफ स्पेशलाइजेशन की है। सेकंड पॉइंट इसमें हमारा आता है प्रोफेशनल अचीवमेंट। ठीक, द एम्प्लॉयज ऑफ एवरी डिपार्टमेंट परफॉर्म देयर ड्यूटीज विद देयर प्रोफेशनल स्किल। जो भी एम्प्लॉयज होते हैं उस डिपार्टमेंट में काम करने वाले, वो जो परफॉर्म करते हैं अपनी ड्यूटीज, वो होती है बिल्कुल प्रोफेशनल स्किल्स के साथ वो परफॉर्म करते हैं। सो दे यील्ड हाईएस्ट जॉब सेटिस्फेक्शन। तो उनको क्या मिलता है, ज्यादा से ज्यादा अपनी जॉब का सेटिस्फेक्शन मिलता है, क्योंकि वो एक तो स्पेशलाइज्ड है अपने वर्क में, अपने प्रोफेशनल स्किल्स यूज कर रहे हैं और वो सारा काम कर रहे हैं, अपनी ड्यूटीज सही से कर रहे हैं, तो इससे उनकी एफिशिएंसी भी बढ़ती है वर्कर्स की। ठीक है,
तो ये था प्रोफेशनल अचीवमेंट, ये एक उनके लिए एक अचीवमेंट है। एक तो उनको जॉब सेटिस्फेक्शन मिल रहा है और उनकी एफिशिएंसी भी इंक्रीज हो रही है, जैसे जैसे वो अपनी प्रोफेशनल स्किल उसमें काम में लगा रहे हैं उसी तरह से वो उनकी और ज्यादा डेवलप हो रहे हैं स्किल्स। ठीक, थर्ड पॉइंट हमारा इसमें आता है इकोनॉमी। इट एंश्योर्स मैक्सिमम इकोनॉमी इन द यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज इन द ऑर्गेनाइजेशन। नो डुप्लीकेशन ऑफ वर्क इज रिक्वायर्ड बिकॉज द वर्क इज डन इन अ प्लान्ड शेड्यूल। तो इसमें कोई भी जो वर्क है वो भी किसी भी तरह का कोई डुप्लीकेशन उस वर्क में नहीं होता है, क्योंकि जो वर्क वो हो रहा है वो सारा एक प्लान्ड शेड्यूल है पहले से ही। ठीक है, जो भी शेड्यूल है, जो भी वर्क होना है वो पहले से प्लान्ड है, इसलिए यहाँ पे कोई भी डुप्लीकेशन ऑफ वर्क नहीं होता। ठीक है, और मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज का इकोनॉमिक वे में। ठीक, तो लास्ट पॉइंट इसमें हमारा आता है हाई डिग्री ऑफ कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल। कोऑर्डिनेशन और कंट्रोल इसमें बहुत ज्यादा देखा जाता है। कोऑर्डिनेशन क्यों? क्योंकि एक इंचार्ज बैठा है एक डिपार्टमेंट में, उस इंचार्ज के साथ 4-5 सबॉर्डिनेट या जितने भी सबॉर्डिनेट्स होंगे वो काम करेंगे, तो वहां पे क्या दिखता है? कोऑर्डिनेशन। और कंट्रोल क्यों दिख रहा है यहाँ पे? क्योंकि वो जो सबॉर्डिनेट्स हैं वो सुपरवाइजर के अंडर में काम कर रहे हैं, तो सुपरवाइजर उनको सुपरवाइज कर रहा है, कंट्रोल कर रहा है, इसलिए यहाँ हाई डिग्री ऑफ कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल पॉइंट आया है। इसको रीड कर लेते हैं एक बार। इट एंश्योर्स हाई डिग्री ऑफ कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल एज द वर्क इज परफॉर्म्ड अंडर द सुपरविजन एंड कंट्रोल ऑफ अ फंक्शनल फोरमैन। तो वही चीज आ गई यहाँ, हाई डिग्री ऑफ कोऑर्डिनेशन और कंट्रोल क्यों हो रहा है? क्योंकि जो सबॉर्डिनेट्स हैं वो वर्क कर रहे हैं सुपीरियर के अंडर में। ठीक है, सॉरी, सुपरवाइजर कह लो या सुपीरियर कह लो, एक ही बात है। तो ये थे एडवांटेजेस। अब आते हैं इनके डिसएडवांटेजेस में। तो डिसएडवांटेजेस में हमारा पहला पॉइंट आता है डिलेड डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। ठीक है, इसको रीड करते हैं। If there is any problem in any department, it reaches the upper management level through different departments. अगर किसी भी डिपार्टमेंट में किसी तरह की कोई प्रॉब्लम आती है तो वो अपर मैनेजमेंट लेवल तक जाती है, अलग अलग मतलब उन डिपार्टमेंट से होते हुए। ठीक है, अगर एक डिपार्टमेंट में कोई प्रॉब्लम है तो वो सबसे ऊपर वाले मैनेजमेंट लेवल पर कब जाएगी, कैसे जाएगी? उन डिपार्टमेंट्स के होते हुए जाएगी, वो डायरेक्ट नहीं जा सकती। ठीक है, हमने चैप्टर 12 में भी ये पढ़ा था, एक चेन होती है। ठीक है, उसके थ्रू ये जाती है, पूरा डिपार्टमेंट्स के थ्रू। सो द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस इज अननेसेसरीली डिलेड। तो जो अननेसेसरीली डिलेड होती है वो इसी वजह से होती है, अगर एक मैनेजमेंट में कोई प्रॉब्लम है और उनको कुछ डिस्कस करना है तो वो बहुत टाइम लगता है उसमें, जिस वजह से डिले हो जाते हैं डिसीजन लेने में। ठीक है, कई डिपार्टमेंट से होते हुए जाना पड़ता है उसको, इसलिए यहाँ डिले हो जाती है थोड़ी डिसीजंस में। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें लैक ऑफ रेस्पॉन्सिवनेस। ठीक है, द वर्कर्स इन द फंक्शनल डिपार्टमेंट्स कैन नॉट अडेप्ट विद द चेंजेस इन द ऑर्गेनाइजेशन, सो डिसिप्लिन इज सिलेक्टेड अमंग द वर्कर्स एंड सुपरवाइजरी स्टाफ। जो वर्कर्स वर्क करते हैं फंक्शनल डिपार्टमेंट्स में वो अडेप्ट नहीं कर पाते अपने आप को उस जो चेंज ऑर्गेनाइजेशन में होते हैं उसमें, मतलब वो अपने आप को उन चेंजेस के साथ ढाल नहीं पाते। सो डिसिप्लिन इज सिलेक्टेड, मतलब जो डिसिप्लिन है वो कहीं ना कहीं डिस्टर्ब होता है अमंग द वर्कर्स एंड सुपरवाइजरी स्टाफ। तो वर्कर्स और सुपरवाइजरी स्टाफ के साथ वो थोड़ा डिसिप्लिन मैनेज नहीं हो पाता, तो लैक ऑफ रेस्पॉन्सिवनेस यहाँ आ जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा एक्सपेंसिव। फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम इज वेरी एक्सपेंसिव बिकॉज द अपॉइंटमेंट ऑफ डिफरेंट एक्सपर्ट्स इंक्रीजेस द ओवरहेड एक्सपेंडिचर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। अब फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन अपने आप में बहुत बड़ा है, छोटे ऑर्गेनाइजेशन में तो जरूरत पड़ेगी नहीं किसी चीज की ऐसे डिपार्टमेंट्स वगैरह बनाने की। अब वो अपने आप में इतना बड़ा है, वहाँ बहुत सारे स्पेशलाइज्ड लोग चाहिए, हर डिपार्टमेंट में वहाँ पे स्पेशलाइज्ड एक इंचार्ज बैठता है, तो यही सारी चीजें हैं जिस वजह से ये और ज्यादा एक्सपेंसिव हो जाता है फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम। ठीक है, तो यही एक पॉइंट है एक्सपेंसिव। नेक्स्ट हमारा इसमें आता है नॉन एप्लीकेबिलिटी। इट कैन नॉट बी अप्लाइड इन स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन। जैसा कि मैंने अभी बताया, जब ऑर्गेनाइजेशन बड़ी होगी तभी उसमें फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन हम यूज कर सकते हैं। ये किसी छोटी स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन जो भी होती है, छोटी का हो या स्मॉल का हो, यार बात एक ही है, तो उसमें ये काम नहीं कर सकता। ठीक है, क्योंकि यार एक तो उसमें फंक्शंस ही कितने होंगे जो तुम उसमें और बांटोगे उसको। ठीक है, जो बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है उसमें तो खैर फंक्शंस बहुत ज्यादा होते हैं, तो उनमें सब डिवीजन होता है उन फंक्शंस का, लेकिन जो छोटी ऑर्गेनाइजेशन होती है उसमें तो बहुत कम फंक्शंस होते हैं। ठीक है, वैसे ही बहुत नैरो स्कोप होता है उस पूरे का, तो उसमें इसकी एप्लीकेबिलिटी नहीं होती है। तो ये था हमारा पार्ट 4, जिसमें हमने फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पढ़ा, उसके फीचर्स पढ़े, उसके मेरिट्स डिमेरिट्स पढ़े। ठीक है, तो ये जो एक पार्ट रह गया था, अब वो चैप्टर नंबर 3 पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है फाइनली। पता नहीं यार, मुझे भी नहीं पता कि ये कैसे रह गया था उसमें, मुझे लगा कि ये शायद हो गया है। और ऐसे ही 1-2 चैप्टर और हैं जिसमें थोड़ा थोड़ा 1-2 टॉपिक रह गए हैं, वो भी मैं कोशिश करूंगा उनको कंप्लीट कराने की। तो अभी फिलहाल इसको खत्म करते हैं, पूरे वीडियो को, चैप्टर तो खत्म हो ही गया, इस पार्ट को भी फिनिश करते हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करके बताना, और थैंक यू। कमेंट्स करी थी काफी लोगों ने और बताया मुझे कि मिसिंग है वो कुछ
कुछ टॉपिक्स, तो कमेंट्स पढ़ के काफी अच्छा लगा। और भी एक दो चैप्टर के कुछ टॉपिक रह गए हैं, मैं कोशिश करूंगा उनको जल्द से जल्द खत्म करूं, पूरा करवाऊं। ठीक है, इसी तरह से आप सपोर्ट करते रहो। वीडियो लाइक कमेंट शेयर सब कर देना, चैनल सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।